औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है और जो है यकीनन आप सब लोग भी जुम्मे की तैयारियों में ही मसरूफ़ होंगे। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले बताऊँ हमारे साथ नात ख्वाह भी मौजूद होंगे, हमारे साथ तालीम के शोबे से भी लोग मौजूद होंगे। हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे भी कि कोरोना वायरस की वजह से जो है अभी तक कितने लोग मुतासिर हुए हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज़ के हामिल मौजूद हैं नात ख्वाह। हम उनसे बोलेंगे अपनी आवाज़ में जो है हमें कुछ खूबसूरत सा कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी स्पेशली थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। हम मैं पेश कर रहा हूँ दो शार हम के, और फिर मैं जैसा आप कहेंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या राहिम या रहमान, या दिलो या दयान, या राहिम या रहमान, या दिलो या दयान, या हाफिज़ या सत्तार, या वाहिद या गफ्फार, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर खल्क़, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर खल्क़। हर राज तुझे मालूम, हर राज तुझे मालूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। बेमिसल है तू ला रैब, तू पाक है तू बेऐब, बेमिसल है तू ला रैब, तू पाक है तू बेऐब। तू ज़ीस्त का है उन्वान, तू साहिर हर उद्वान। तेरी ज़ात है अज़्ज़ा व जल, या अल्लाह, या अल्लाह। तेरी ज़ात है अज़्ज़ा व जल, तू हर मुश्किल का हर सिमत है तेरी धूम, हर सिमत है तेरी धूम। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। तंज़ील तेरा पैगाम है ख़ास तेरा इन्आम, तंज़ील तेरा पैगाम है ख़ास तेरा इन्आम। है दर्द की ये अक्सीर, ईमान इसकी तासीर। ऐ सिलसिलाए एहसास, अलहम्द से तावन्नास। है साफ़ इसका मफ़हूम, है साफ़ इसका मफ़हूम। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। और हमें जब भी अल्लाह ताला से मांगना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए? रहमत की निगाहों का इशारा मांगो, रहमत की निगाहों का इशारा मांगो। दुनिया से कोई शय ना खुदारा मांगो। दुनिया की वफा झूठ सहारे हैं फरेब, दुनिया की वफा झूठ सहारे हैं फरेब। अल्लाह से अल्लाह का सहारा मांगो। या हय्यो या सुभान या अल्लाह। हय्यो या कय्यूम। मनसब की करो चाह न सरबत मांगो। या अल्लाह, या अल्लाह। मनसब की करो चाह न सरबत मांगो। तुम अहले मोहब्बत हो, मोहब्बत मांगो। हर हाल में थामे हुए दामान रज़ा, अल्लाह से अल्लाह का सहारा मांगो। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो
कयूम, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम। और दुआ है अल्लाह से, कर दिल को अता सोज़े तवामी या रब कर दिल को अता सोज़े तवामी या रब हर सांस हो रहमत की पयामी या रब हर सांस हो रहमत की पयामी या रब औरंग शाही की नहीं हाजत मुझको, औरंग शाही की नहीं हाजत मुझको, काफ़ी है मोहम्मद की ग़ुलामी या रब, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने कलाम पढ़ा। अली, क्या उम्र है आपकी? मेरी 17 साल है। 17 साल की उम्र में इतना खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, और जो है कब तक, कितने अरसे से आप ये पढ़ रहे हैं? ये हमारे ख़ानदानी है, और मैं 5 साल का था जब मैं नात पढ़ी। मैं 5 साल का था जब मैं नात पढ़ता था, और मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे नात सिखाई, मेरी वालिदा ने, माशाल्लाह मेरे वालिद ने, माशाल्लाह। और मेरे बड़ा भाई मुझे बहुत मेरी प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी। मतलब आप लोग ख़ानदानी जो है मेरे नात बड़े भाई कवाल हैं, और वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा जी। तो वो क्या टेलीविज़न स्क्रीन पे वो आए हैं, क्या नाम है? इंशाल्लाह अभी वो आएंगे, अभी वो थोड़ी उनकी चल रही है, तो इंशाल्लाह करीब ही वो इंशाल्लाह टेलीविज़न पे भी आएंगे इंशाल्लाह। कि दिल को तो मोह पढ़ते भी हैं आप साथ साथ? जी जी, आगे इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है? इंशाल्लाह 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 बस आप इंशाल्लाह। दुआ करें, इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक हाँ जो बिल्कुल, क्यों चाहेगा नहीं, आगे क्योंकि मोहब्बत ये के एक बहुत सदक़े में। अच्छा काम है। बेशक आप जिस तरह से कर रहे हैं, और इतनी खूबसूरत आवाज़ है अली की, अली इतनी खूबसूरती से उन्होंने कलाम पढ़ा कि जब मैं सुन रही थी तो मैं बस गुम हो गई, और जो है सोच रही थी कि अल्लाह ताला हमें भी जो है नसीहत अता करे कि हम भी जो है इतनी खूबसूरत आवाज़ से हम भी नात पढ़ने की हमें भी तौफीक अता करें। और लाइव कॉल का भी सिलसिला जारी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम तालीम के शोबे में भी बात करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन से महक में मुतासर हुए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैं ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, जुम्मे का बाबरकत दिन है, और हमने जुम्मे के दिन का आगाज़ एक ख़ूबसूरत नात से किया। अब हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ इशूज़ पे, जैसे कि कराची में कोरोना वायरस का पूरे सिंध में ही बल्कि फिर से ज़ोर इख्तियार कर चुका है, और बिल्डर्स के भी हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि हमारी आवाम जो है वो जाती है बिल्डर्स के पास, और कुछ बिल्डर्स इस तरह के होते हैं कि वो फ़ाइल जो है आपको एक अच्छे ड्रीम सिखाते हैं, आपको चार्म सिखाते हैं। जो हमारी मासूम आवाम है वो जो है इंस्टॉलमेंट की मद में अपने पैसे जो है देती है, या फिर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो जो है बिल्डर्स की जो धोखाधही जो उसकी जो बातें होती हैं उसमें आके वो अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो है वो वहाँ पे लगा देती है। घर बनाने की ख्वाहिश में, खूबसूरत घर की ख्वाहिश तो हर शख्स को होती है। हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद फ़रहान साहब, ये भी बिल्डर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहूँगी मैं आपको अपने प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा कि बिल्डर्स जो है आवाम को खूबसूरत ख्वाब दिखा देते हैं। आवाम जो है अपनी ज़िंदगी जमा पूंजी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की मद में जो है वो पेमेंट्स कर रही होती हैं। मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से समझा, और उसका जवाब ये दूंगा कि देखिए, बेसिकली आवाम बड़ी मासूम है, लेकिन करते क्या हैं बिल्डर्स जो है ना, वो एक अच्छा सा रैपिंग करके प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो ड्राइंग्स दिखाते हैं, डिज़ाइंस दिखाते हैं, 3D दिखाते हैं, और उनके पास ना ज़मीन होती है, ना ही कंस्ट्रक्शन, उनके पास कोई एक्सपीरियंस होता है, ना ही कोई मटेरियल होता है। लेकिन देखें, आवाम को सबसे पहला जो काम करना है वो ये देखनी है क्रिएटिविटी। जैसे कंपनी की क्रिएटिविटी क्या है, जैसे हमारी कंपनी का नाम है YS एसोसिएट्स,
ठीक है ना। तो आप अब तो गूगल का जमाना है, बिल्कुल। तो गूगल पे आप सर्च करें कि भाई इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो आवाम को ये चेक करना चाहिए कंपनी की क्रेडिबिलिटी। नंबर 2 कि डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक प्लॉट पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसका नाम है YS रिज अपार्टमेंट। एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ YS मैफेयर अपार्टमेंट। अब मेरे पास अगर कोई आता है बुक कराने, तो मैं सबसे पहले आवाम को ये सवाल करना चाहिए कि ये प्लॉट आपके नाम पे है जी। अच्छा, अगर है तो आपने इसको फुल पेमेंट कर दी है, वो 0-0 है, कोई वाजिबुल अदा तो नहीं है। नंबर 2, उस पे आपकी NOC हो गई है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया है, अब मैं बुकिंग करवाऊंगा। अच्छा, अब ये देखूंगा कि बेसिकली प्लॉट तो ऐसा नहीं है कि पता चला वो एक इन्वेस्टर था, प्लॉट उनके नाम था, वो तो दुबई में रहते थे, वो इन्वेस्टर थे, बनाने वाली कोई और कंपनी थी, अच्छा बेचने वाली कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, कोई मार्केटिंग कंपनी इन्वॉल्व है, 4-5 लोग मिलके जो है अवाम का जो है वो कचुम्बर निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जिससे बिल्डर से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, क्या वो खुद के नाम पे प्लॉट है। नंबर 2 कि क्या वो खुद बना रहे हैं। नंबर 3 कि क्या वो बेच रहे हैं खुद। अच्छा, अगर कोई मार्केटिंग कंपनी या कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी इन्वॉल्व है भी, तो भी उसने ये देखना है कि मुझे ओनर से मिलना है। मिसाल के तौर पे भाई मैं अगर कंपनी का डायरेक्टर हूं तो मुझसे मिलना है, तो अगर ओनर से आप डायरेक्ट मिलेंगे तो आपकी रीच इजी होगी। अल्लाह ना करे कभी भी कोई इशू हुआ, लेट हुआ, सवेर हुआ, मैं इंस्टॉलमेंट अभी नहीं दे सक रहा इस मंथ, मिसाल के तौर पे बीच में कोरोना आया, तो हमारी कंपनी ने 3 मंथ्स का जो है ग्रेस पीरियड दिया लोगों को। अच्छा। हाँ, तो उसका क्या फायदा होता है, मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं कि अगर आपकी ओनर से डायरेक्ट जो है वो बातचीत होगी, तो आप डायरेक्ट जाके उनसे डिस्कस कर सकेंगे। अच्छा, बिल्डर भी आपसे डायरेक्ट डिस्कस करेगा, मार्केटिंग कंपनी के से डिस्कस जरूर करना चाहिए, मगर आपको ओनर से मिलना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, एक्सपीरियंस देखना चाहिए, और उन्होंने कितना डिलीवर किया है, कितना कंप्लीशन लेके लोगों को डिलीवर किया है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो कंपनी है वाइस एसोसिएट, बिल्कुल मेरा भी यही सवाल था कि आपने कंपनी के अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। जी जी मैडम, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो 12 विलास बहरिया टाउन कराची में 500 यार्ड के कंप्लीट किए हैं। अच्छा, कंप्लीट करके लोगों को कंप्लीशन करके लोगों को डिलीवर कर दिए, उसमें लोग रह रहे हैं। हमने 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई थी YS टावर के नाम से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीशन करके वो डिलीवर कर दी। लोग उसके अंदर अपने ऑफिसेज ओपन कर लिए हैं, लोगों ने वहां पर समझे कि वहां पे अपने कारोबार शुरू कर दिए हैं। कोई क्लिनिक बना रहा है, कोई ऑफिस बना रहा है, कोई शोरूम बना रहा है, कोई बुटीक बना रहा है, कोई अपना जो है वो क्लिनिक डेवलप कर रहा है। तो बेसिकली वो सारी चीजें डिलीवर हो गई। अच्छा, जो ओवरसीज क्लाइंट थे, मिसाल के तौर पे जो बाहर रह रहे थे, उन्होंने हमसे खरीद के लोगों को रेंट आउट कर दिया, बाज लोगों ने प्रॉफिट करके बेच दिया। तो मतलब ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में बहुत बड़ा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, लोगों को कंप्लीट करके दे दिया। अच्छा, बहरिया टाउन कराची के हवाले से बात करूं, मैं बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहरिया टाउन कराची में है। अच्छा, बहरिया टाउन कराची में ही क्यों है हमारे प्रोजेक्ट्स? वो इसलिए हैं कि अभी एक तो अपकमिंग सिटी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बना हुआ है मैडम, और इतना प्यारा, जिसे कहते हैं ना कि एक टाउन डेवलप हुआ है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, कुछ खामियां, कुछ चीजें हैं, मगर उसकी टाउन प्लानिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मिसाल नहीं मिलती आपको। तो हम वहीं पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेज 1 में कर रहे हैं। अभी मेन जीना एवेन्यू पे हमने YS रैफल्स पैलेस के नाम से ग्राउंड+18 रेजिडेंशियल हाई राइज प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। किस जगह? ये मेन जीना एवेन्यू बहरिया टाउन के अंदर जैसे ही इंटर होते हैं, जैसे ही बहरिया टाउन में इंटर हुए, देखिए फर्स्ट कॉर्नर, फर्स्ट वेस्ट ओपन, यानी मेन जीना एवेन्यू पे जो पाकिस्तान की सबसे चौड़ी रोड है। अच्छा निदा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जीना एवेन्यू को मैं फ्यूचर में देखता हूं शेख जायद रोड है वो, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे खूबसूरत रोड है। अच्छा, उस पे हम बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट पे, वेस्ट ओपन प्लॉट पे ग्राउंड+18 हम जो है वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ग्राउंड+18 जी जी, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और फर्स्ट फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर सारी, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने 2 कार्गो लिफ्ट दिए हैं, 2 गार्बेज शूट दिए हैं। मिसाल के तौर पे आपने कचरा डालना है तो गार्बेज शूट में डाला, डायरेक्ट नीचे कंटेनर में चला गया। देखें, ये खैर ख्वाही का काम है। बेसिकली बिल्डर जो है, निदा आपसे अभी मेरी जो है अभी उसमें हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जी जी, तो आप कह रही थी कि ये बिजनेस नहीं है। बेसिकली अगर आप इसे अच्छी इंटेंशन और अच्छी नियतों से करें ना, तो ये सवाब का काम है। देखिए, लोगों को किसी को घर बनाकर दे देना कम बजट में, एक अच्छा ये भी एक तरह से सवाब है, सदका जा रहा है ये भी। देखिए, कराची की अभी जो प्राइसेस हैं वो इतनी हाई हो गई हैं कि हम जो है इसको फुलफिल नहीं कर सकते। छोटा आदमी, गरीब आदमी यहाँ परचेजिंग पावर नहीं रखता। फिर होता क्या है, कच्ची आबादियां आबाद होती हैं। जब बजट नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, एक कच्चे एरिया में जाऊंगा, एक कच्ची आबादी की तरफ जाऊंगा,
तो स्लम्स जो जिसकी वजह से डेवलप होते हैं, ये कच्ची आबादियां जो डेवलप होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि बजट कम होता है, लोग कच्ची आबादियों की तरफ चले जाते हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां है नहीं, पीने का पानी है नहीं, गटर है नहीं, बिजली है नहीं, सीवरेज का निजाम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ा जो देखिए, मुझे अभी अगर मैं देखता हूं ना कि कराची के अंदर अगर कोई नया शहर बनाए तो वो बहरिया टाउन कराची बनाए। अभी फ्यूचर में मुझे लगता है डीएचए फेज 9 भी होगा, डीएचए सिटी भी होगा, लेकिन निदा अभी जो है वो बहरिया टाउन कराची का जैसे कहते हैं ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहां पे हॉस्पिटल, मस्जिद, और आप देखें वहां पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, शॉपिंग मॉल्स। देखें आपके लिए तो शॉपिंग मॉल बहुत जरूरी है, बिल्कुल लेडीज है, जाहिर सी बात है इसलिए ठीक है, लेकिन ये है कि देखें वहां पे दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बन चुकी है, ग्रैंड मॉस्क। अच्छा, वहां पे दुनिया का 7वां बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसकी 70-80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अच्छा, अब आप देखें वहां पे बेहतरीन पाकिस्तान का थीम पार्क 39 मिलियन यूरो यानी 1500 अरब रुपए का डांसिंग फाउंटेन बना हुआ है, जो इतवार को फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आके देखते हैं। तो देखें, ये अगर मैं देखूं तो ये मलिक रियाज साहब हो गए या अली रियाज साहब हो गए और शाहिद कुरैशी साहब हो गए, इनकी अनथक मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इतना प्यारा शहर डेवलप किया है। और उसको रियली मैं आपको कहूंगा कि आप वहां पे डेन जू आए ना, सिर्फ एक जू, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं दुबई आ गई हूँ। रियली वो जू ऐसा है कि डे एंड नाइट जू है, पाकिस्तान का पहला जू है, और इतना खूबसूरत और ऐसा जू है कि आप कहेंगे मैंने इंटरनेशनल जो है वो आज ट्रैवल किया है और मैं जू आई हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। बल्कि आप बहरिया टाउन कराची के अंदर जैसे ही इंटर होती है ना, तो निदा आप देखेंगे ना कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। वहां की सिक्योरिटी, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की टाउन प्लानिंग, वहां के रोड्स, वहां ट्रीज, वहां की हरियाली, वहां की खूबसूरती, तो आपको रियली ऐसा होगा कि मैं बहरिया टाउन कराची नहीं हूं, मैं कहीं यूरोपियन कंट्री में हूं। अच्छा। और यकीन माने अभी हमने ना मतलब समझे कि अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो तीसरा ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हमारा हमने अनाउंस किया है, हमें लोगों ने कहा यार आप बाहर क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा कि मुझे आप कोई ऐसी जगह बताएं जहां पे मैं ये करूं। देखें, मैं हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्लाइंट है वो उसे हर चीज़ सहूलियत मुयसर हो, उसे बिजली की भी सहूलत हो, गैस की भी हो, पानी भी मिलता हो, उसकी गटरें भी ना भरती हो। वो अगर मुझसे कोई चीज़ ले रहा है तो मैं उसका फ्यूचर देख रहा हूं कि जब मैं उसे डिलीवर करूंगा तो वो प्रॉफिट में जाए, वो फायदामंद हासिल हो। अच्छा, और हमने जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि बहरिया टाउन कराची में कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए हैं, कुछ लोग कुछ प्लॉट्स नहीं मिल रहे, अब उन्हें क्या करना है, तो हमने उनके लिए भी बहुत अच्छी डील दी है। अभी वो ये डील दी है निदा कि हम जो है जो फाइल्स जिन्होंने पेमेंट नहीं कर सके, मिसाल के तौर पे बहरिया टाउन कराची को, और उनकी फाइल ब्लॉक हो गई है, या मिसाल के तौर पे ऐसे लोग हैं जिनके प्लॉट्स जो है नहीं मिल सके, तो उनके लिए भी हमने ये फैसिलिटी दी है कि वो आए हमारे पास, 100% अमाउंट उनके हमारे अपार्टमेंट में, शॉप्स में, शोरूम्स में, विलाज में मर्ज हो जाएगी और बाकी की इनकी 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। तो मतलब हम जो है वो एक हमदर्दी, एक इंसानियत, एक मोहब्बत, एक दोस्तों के साथ, जैसे कहें ना कि हमने हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज लेके हम आए। और ये सब मेरे बड़े भाई हैं यूसुफ सलीम भाई, जिनके नाम से वाइस एसोसिएट है, उनकी मेहनत से, मेरे फादर की मेहनत से, मलिक रियाज साहब की मेहनत से, शाहिद कुरैशी साहब की मेहनत से, ये सब जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बिल्कुल फरहान साहब, आप वाकई ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की कि एक मेहनत ही है जिसकी वजह से ये बहरिया टाउन की खूबसूरती नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। कुछ मेरे ख्याल से उनकी लाइन वगैरह कुछ वो क्यों आवाज़ सही नहीं आ पाई थी। जी, बिल्कुल लाइन ड्रॉप हो गई होगी। अच्छा मैडम, तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि अब जो नई जनरेशन है वो ऐसे एरिया में जाके आबाद हो कि जब वो बड़ी हो तो तालीमी याफ्ता हो, उसके अंदर शऊर हो, उसके अंदर एक देखें अच्छा इन्वायरमेंट बनता है ना। अगर हम अच्छे एरिया में रह रहे हैं तो हमें अच्छे नेबर्स मिलेंगे, हमें स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज मिलेंगी, हमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं मिलेंगे जहां पर भले मैं कहता हूं महंगा नहीं है, लेकिन वहां पर वो जेंट्री आ रही है। वहां पे हर अमीर आदमी नहीं आता, अमीर आदमी भी आ रहे हैं तो गरीब आदमी भी आ रहे हैं, मुतवस्सित तबके के लोग भी आ रहे हैं। अच्छा। तो हर तबके के लोगों के लिए एक एरिया बना हुआ है, एक प्रॉपर जो एनवायरनमेंट बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाज लोगों की थिंकिंग है बहरिया टाउन में सिर्फ अमीर आदमी आ सकता है, ऐसा नहीं है। देखें, आप आए, आपको मैं कहता हूं कि कराची की कच्ची आबादी से सस्ता घर मिल जाता है बहरिया टाउन में।
वाह। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है हर शख्स की ख्वाहिश है कि आप बैरियर टाउन की तरफ जाना, जैसे कि आपने बताया वहाँ पे ज़ूज़ हैं, वहाँ पे जो है वाटर फाउंटेन है और ग्राउंड्स है वहाँ पे, क्योंकि हमारे कराची में तो पार्क्स बराए नाम रह चुके हैं, कोई इंटरटेनमेंट की कोई जगह तो रही नहीं है। तो वहाँ पे जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो किसी किस्म की कोई आवाम के लिए आप लोगों ने कोई सहूलियात रखी हैं कि कोई बंदा जिस तरह से इतना अफोर्ड नहीं कर सकता इंस्टॉलमेंट की बद में पे करना, ये कुछ है आप लोगों हाँ, को वहाँ हाँ, पे बिल्कुल सिस्टम इस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल देखें, अभी आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, वफाक ने बहुत अच्छे पैकेजेस दिए हैं कि छोटे आदमी इजीली जो है वो कर्जा ले और इस तरह अपार्टमेंट ले। बहरिया टाउन ने खुद और हमने, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक कंपनी है तो हमने एक जो है वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट का प्लान इसलिए रखा है कि एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपनी तनख्वाह में से पैसे देता रहे और एक अपार्टमेंट बुक करवा ले, एक फ्लैट बुक करवा ले छोटा सा, एक विला छोटा सा बुक करवा ले, एक छोटी सी दुकान बुक करवा ले। तो मिसाल के तौर पे हमने ऐसा नहीं रखा कि वन शॉट आपने अभी पैसे देने, और अभी हमने 3 इयर्स का प्लान दिया हुआ है, 2 इयर्स का प्लान दिया हुआ है। ये इसीलिए दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट का ये प्लान कि लोगों की सहूलत, और नंबर 2 ये कि लोगों का बाइंग पावर बढ़ जाता है। जितना लंबा टाइम मिल जाता है आराम से मैं अपना प्रोडक्ट ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने YS विलास बनाए थे 2017 में, तो हमने जब विला बनाया तो उस वक्त जो है हम विला दे रहे थे 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट पे। आज उसको हमने जब डिलीवर किया तो वो एक तो डबल प्राइस का हो गया, जिसने खरीदा उसका प्रॉफिट हो गया। नंबर 2 उसने आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट देते रहे, उसकी एक चीज हो गई, उसका एक घर भी हो गया, उसका प्रॉफिट भी हो गया। और नंबर 3 सबसे बेहतरीन निदा जो है कि उसका एक, जिसे कहते हैं ना कि घर, हम घर नहीं बेचते, हम ख्वाब बेचते हैं। अच्छा, रियली मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखिए लोग हमारे पास क्लाइंट, जब मैं इस फील्ड में आया था ना तो मुझे ऐसा लगता था ये कारोबार है, लेकिन रियली मैं कुछ अरसे के बाद इस चीज को मैंने महसूस किया कि ये कारोबार नहीं है, ये बेसिकली एक इबादत है, ये एक खिदमत है। अगर आप देखें ना कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से करें ना तो अल्लाह ताला आपको भी बरकत देगा और आपके क्लाइंट को भी बरकत देगा और किसी को घर मिल जाएगा। जैसे आप ख्वाब का जिक्र करें तो हर बिल्डर कहता है कि ये ख्वाब है, ये वही वाले तो ख्वाब नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आपका पहला सवाल, बल्कि आपके इंट्रो में भी यही बात थी। देखें सबसे पहले आपको मैंने कहा ना कि प्रॉपर्टी खरीदते हुए 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। तो जब हमारे अब्बा है ना, मैं अपने फादर की बात करूं कि हमारे फादर हमें ना, हम बैठे होते हैं तो कुछ नसीहत करते रहते हैं, कोई बात करते हैं, तो हमारे फादर ने हमें बताया कि क्लाइंट्स के लिए कोई नसीहत करता हूं और बिल्डर के लिए कोई नसीहत करता हूं। तो मैंने कहा अबू पहले आप बिल्डर के लिए नसीहत करो, मैं बिल्डर हूं, मेरे लिए नसीहत करो। तो अबू ने कहा बेटा प्रोजेक्ट वहां बनाना जहां पर, पहली नसीहत मेरी है कि लोकेशन हो। तो मैंने कहा फिर अबू दूसरी नसीहत करें, तो उन्होंने कहा लोकेशन हो। फिर मैंने कहा भाई साहब तीसरी नसीहत भी कर दे, तो उन्होंने कहा लोकेशन। तो लोकेशन एंड लोकेशन, ये लोकेशन से क्या फर्क? लोकेशन से ये फर्क पड़ता है। देखिए मिसाल के तौर पे कोई चीज अच्छी जगह पर है, अच्छे एरिया में है, अच्छी सराउंडिंग में है, तो वो लोकेशन है। मिसाल के तौर पे एक चीज अच्छी सी चौरंगी पे बनी हुई है, जैसे आपके ऑफिस के सामने एक अच्छा सा पार्क है, तो मैं आया तो मेरे को ये अच्छा लगा ना कि पार्क के सामने एक अच्छा सा ऑफिस, फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है। एक देखें अगर यही चीज अगर मैं एक सपोज के गार्बेज, समझे कचरा कुंडी के सामने हो और एक अच्छे एरिया के सामने ना हो, कच्ची आबादी के सामने हो, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में होगी एक चीज, लोकेशन पे होगी, आपका क्लाइंट लेने वाला, आपका रहने वाला आपको दुआएं देगा। अच्छा अब मैं आपको करता हूं जो बायर होता है, जो खरीदार होता है, उसके लिए नसीहत। तो अब्बू ने कहा उनके लिए नसीहत ये है, सबसे पहले देखें कागजात कि जो बेच रहा है उसके नाम पे है या नहीं है, वो वर्थ रखता है या नहीं रखता, उसका क्या बैकग्राउंड है। सही। देखिए निदा, हर 5 फिंगर्स नॉट इक्वल। एग्जैक्टली। तो आप इसको ये नहीं कह सकते क्या कराची पूरा ये बना हुआ है तो क्या बिल्डरों ने नहीं बनाया, बिल्डर्स ने बनाया है। हाँ? तो मैं कहूँ कि सारे चीटर है, ऐसा नहीं है। मैं कहूँ सारे अच्छे, ऐसा भी नहीं है। तो भाई आप रिसर्च करो ना, रीड करो ना, लोगों से सवाल करो, डरते क्यों? मैं खरीदार हूं ना, मैं कोई चीज को खरीदने गया हूं, मैं 10 सवाल करूंगा, दिस इज माय राइट। सही बात मेरा राइट है, मैं उसके बारे में पूछूंगा। अच्छा हमारी आवाम को भी नहीं पता ना अपने राइट्स के बारे में, क्या बिल्डर्स के पास जा रहे हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपका पूरा राइट है कि आप जो है बिल्डर से डिटेल मालूम करें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, तो ये हमारी आवाम को नहीं पता। देखें YS एसोसिएट जो है बेसिकली हमारी जो सिचुएशन है या हमारा जो सिस्टम है, हम एक तो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन सबसे पहले देते हैं। सेटिस्फेक्शन इसलिए देते हैं कि मैं जब बिल्डिंग बना रहा हूं तो मैं इसमें क्या मटेरियल लगा रहा हूं, मैं कैसा कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं इसके अंदर कैसा सरिया यूज करूंगा, कैसे सीमेंट यूज करूंगा, किस तरीके की टाइल्स लगाऊंगा, किस तरीके का कलर करूंगा। तो हमारा काम बोलता है, हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं।
हम काम इतना डिलीवर कर चुके हैं पिछले 2 साल में कि आदमी आके जब देखता है तो वो कहता है यार ये YS वालों से ही लेना है, इसलिए लेना है कि ये लोग डिलीवर कर चुके हैं। अच्छा, वो 10 लोगों से पूछता है, ये बेसिकली ट्री बिजनेस है, ये आपका जो है नाम बनाता है खुद ही। आप अगर 2 चीजें प्रोजेक्ट आप डिलीवर करेंगे ऑन टाइम, एक तो टाइम पे देना, खूबसूरत देना, अच्छी जगह देना और अच्छी क्वालिटी, एग्जैक्ट। से आपने देखा कि अभी पिछले दिनों कितने बिल्डिंगें मस्मार हो चुकी हैं, कितनी जानी नुकसान हुए, कितने लोगों की जिंदगियां जो है इसमें जो है वो तबाह हो गई हैं, क्योंकि एक शख्स ने एक बहुत खूबसूरती से अपना घर बनाया, उसको सजाया, कुछ लोगों की जो जहेज थे पूरे पूरे वो तबाह बर्बाद हो गए। ये सबसे बड़ी गफलत बिल्डर की होती है इसमें। निदा देखें, बेसिकली आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो आप अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करेंगे, अच्छा आर्किटेक्ट आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग बना के देगा, फिर आप अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करेंगे, वो अच्छा स्ट्रक्चर बना के देगा। स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के बाद उसकी होगी वेटिंग, जैसे एक फतवा आता है उसके ऊपर कोई मोहर लगाता है, तो वो इसी तरह स्ट्रक्चर को वेटिंग होती है। आप अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से वेट करवाएं, वेटिंग के बाद फिर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनवाएं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, फिर आप प्लम्बरिंग यानी मैकेनिकल ड्राइंग्स बनवाएं जिसमें आपकी सेवरेज और वाटर की ड्राइंग्स होंगी। इसके बाद आप अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जब ये सारी ड्राइंग्स रख के उसके मुताबिक काम करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हम जब काम करते हैं ना तो हम सबसे पहले सॉइल टेस्ट करवाते हैं कि इस जमीन की क्या पोजीशन है, इस जमीन के अंदर इतना पावर है कि ये ग्राउंड प्लस 12 की वेट उठा सकता है या ग्राउंड प्लस 18 का वेट उठा सकता है। तो इसके बाद सॉइल टेस्टिंग के बाद वो सॉइल टेस्ट आती है, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको रीड करता है, उसी के मुताबिक उसको इंस्टॉल करता है। मिसाल के तौर पे अगर मटेरियल उसकी भी टेस्टिंग होती है कि ये मटेरियल आपकी अच्छी क्वालिटी का है या जब उसने अभी हमें कहा कि भाई मिसाल के तौर पे हम रेडी मिक्स यूज करते हैं, जैसे आजकल आपने TM देखे होंगे, पंप्स देखे होंगे, आजकल लोकल भराई नहीं होती, इससे रोड खराब होते हैं, कचरा होता है, टाइम ज्यादा लगता है, मेन पावर ज्यादा लगता है, मशीनरी आती है, पंप से फील करती है, चली जाती है। अच्छा, हम जब फील करवा रहे होते हैं ना तो हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि स्लैब भर रहा है तो इसको कितने PSI की माल की रिक्वायरमेंट है, कॉलम भर रहा है तो इसको कितना रिक्वायर्ड है, इस पे स्टील लग रहा है तो कौन सा लग रहा है। हम 60 ग्रेड स्टील यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना ऐसे बनी हुई है, तो हम वो स्टील यूज करते हैं जो 60 ग्रेड का हो, डी फॉर्म हो, तो वो स्टील क्या है, मजबूती में डबल है। तो अच्छा, अब उसको स्टील इंस्टॉल किया, उसकी भराई करवाई, जब स्ट्रक्चर बन गया फिर हम ब्लॉक्स फिर चुनाए, फिर कलर, फिर टाइल्स, फिर कलर्स, इसके बाद फिर जो है वो इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बरिंग वर्क, सेवरेज वर्क, ग्लास वर्क, एल्युमिनियम वर्क। इसके बाद जब बिल्डिंग जब बनती है ना बेसिकली, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि कुछ 60 से 70 इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती हैं और इतने लोगों का रोजगार। देखें, एक तो खरीदने वाला फायदेमंद, फिर आप जब एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर 5-6 हजार लोगों का रिस्क लग जाता है। बिल्कुल। तो आप अच्छी नीयत से बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी ना वो खराब होगी, ना उससे आपका नाम खराब होगा, ना आपको नुकसान होगा। अब बिल्डर्स क्या करते हैं कि भाई हमने तो 2-3 साल पहले बेचा था, तो 10 लाख का बेचा था, आज 20 लाख का हो गया है, तो मैं क्यों दूं। आप अच्छी नीयत से रख दें, आप ऑन टाइम दें, अल्लाह आपको भी फायदा करवाएगा, सामने वाले को भी फायदा करवाएगा। तो बेसिकली ऑन टाइम देना, अच्छी कंस्ट्रक्शन करना, डिलीवर करना और बिल्कुल ईमानदारी से सौंपना, ये हमारी कंपनी का समझें कि काम है। बिल्कुल बिल्कुल। फरहान साहब जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो है अच्छी जो है क्वालिटी की मटेरियल यूज़ करना, टाइम पे डिलीवर करना, क्लाइंट को खुश रखना, ये जो है अच्छे बिल्डर की जो है निशानियों में से आता है। अल्लाह करे सारे बिल्डर्स इस तरह के हो जाए। फिर क्योंकि ब्रेक की तरफ जाएंगे उससे पहले मैं ये कहूँगी फरहान साहब, एक क्योंकि मेरा क्वेश्चन है कि हम इसके ऊपर ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह से ये जो आज के जो बिल्डर्स आ रहे हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि इस तरह के जो बिल्डर्स हैं उनसे आप लोग जो एक अच्छा काम करने वाले जो बिल्डर्स हैं उनको कितना जो है नुकसान फेस करना पड़ता है, उनकी साख कितनी ख़राब होती है। हम इस सवाल को हम जो है आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बैक। जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मेरा जो सवाल था कि अच्छे बिल्डर्स जो हैं
उनको कितना नुकसान फेस करना पड़ता है, उनको उनकी साख कितनी ख़राब होती है। ये जो इस तरह के जो बिल्डर्स अभी जो नए नए बिल्डर्स जो आ गए हैं और उन्होंने जो है अच्छे बिल्डर्स की जगह लेना शुरू कर दिया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि कितने केसेस आप लोगों के सामने कि बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे लोगों की रिहाइश है, लोग अपनी ज़िंदगी जो है वहाँ पे जी रहे हैं, एकदम से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और जो है नाम आता है कि बिल्डर्स की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इससे और बिल्डर्स को, जो अच्छे काम करने वाले बिल्डर्स हैं, उनको कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है जो नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जी देखिए, मैं अगर एक बात आपको इजीली बताऊं ना, कि आप जब भी अपना फ्लैट बुक करवाएं या अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं, आप वो देखें कि मेरे एरिया में अलाउ कितना है, फ्लोर्स अलाउ कितना है। अगर मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर फ्लोर ही 2 फ्लोर अलाउ है और मैं 4 फ्लोर पे ले रहा हूँ, तो मैं खुद बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। आप रीडिंग नहीं कर सकते एसबीसी के साइट पे जाके, या आप किसी भी इदारा जो आपके एरिया में लगता है उस इदारा का देखें कि जैसे मिसाल के तौर पे हम बहरिया में बना रहे हैं, मैं कहीं बना रहा हूँ वहाँ 6 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ, कहीं 12 फ्लोर बना रहा हूँ, कि जहाँ जो परमिशन है, जिस साइज का प्लॉट है, जहां पर जितना जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक पावर दिया गया है, जितना बड़ा गटर का पाइप दिया गया है, मिसाल के तौर पे मैं 6 फ्लोर की जगह 10 फ्लोर बनाऊंगा तो वहां पे 40 फैमिली आएंगी, वो कैसे रहेंगी? वहां पे गटर का पाइप ही एग्जैक्टली, उससे आप पूरा चेक कर सकते हैं कि इनको तो कितने फ्लोर्स की परमिशन है। देखिए निदा, आप जब भी किसी से अपार्टमेंट लें तो उसकी ड्राइंग्स देखें, उसका आर्किटेक्ट देखें। हम कराची के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट को हायर करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वसीम शेखानी और मरियम नबी, ये दोनों एक टीम है, एक इनका जो है वो एक ब्रांड है। अच्छा, सबसे बेहतर बात यह है कि हम जैसे बहरिया में ड्राइंग्स अप्रूव करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हयान हैं, वहाँ पे पीरजादा साहब हैं, वहाँ पर बारी साहब हैं। ये कराची के वो आर्किटेक्ट हैं जो मशहूर और बड़े प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स थे। अब वो मैडम गजाला के इसके साथ मिलके जब वो सब काम होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अच्छे आर्किटेक्ट्स हायर करते हैं। देखें, आपको कोई भी काम करना है ना, आप उसके प्रोफेशनल आदमी से काम करवाएंगे, ठीक है ना जी। YS जो है ना, कोई भी काम 3D बनवाता है तो सबसे बेस्ट 3D आर्किटेक्ट से उसका एलिवेशन बनवाता है। आर्किटेक्ट बनवाता है, आर्किटेक्ट अच्छा रखता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर सबसे अच्छा रखता है। हम टॉप इंजीनियरिंग से जो है वो स्ट्रक्चर ड्राइंग करवाते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपने अच्छे कंसल्टेंट रखे हुए हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। YS एसोसिएट की जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप आके विजिट करें बहरिया टाउन कराची में, मोस्ट वेलकम। बल्कि मैं निदा आपको भी कहूंगा आप भी आएं, तो आपको इंशाल्लाह जरूर वहां पर जो है मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, विलास दिखाऊंगा। हमारे YS की वहां पे मॉडल अपार्टमेंट्स हैं, मॉडल विलास बने हुए हैं, वहां विजिट करें, हमारी सेल टीम से राब्ता करें। इंशाल्लाह आपको YS जो है वो बहरिया टाउन के साथ मिलके अल्लाह की रहमत से लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रही है। YS एसोसिएट ने अल्लाह की रहमत से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। नेक्स्ट ईयर हमारे जो और प्रोजेक्ट्स जो है डिलीवर होने, और 3 साल के प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको बताया मेन जिना एवेन्यू पे YS रेफल पैलेस के नाम से हमने जो ग्राउंड प्लस 18 शुरू किया है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मोस्ट वेलकम, जरूर आएँ। मैं सबको यही कहूंगा कि बहरिया टाउन कराची जरूर विजिट करें, YS एसोसिएट्स के ऑफिस पे विजिट करें, तो इंशाल्लाह हम आपको जो है वो अच्छे से। साहब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि हम जो है ख्वाब की तरह बनाते हैं कि लोग वहाँ पर आए, उनको ये ख्वाब लगे, मतलब ख्वाब क्या मतलब ख्वाब को हकीकत भी किया जा सकता है। तो आपने मतलब खूबसूरती के हवाले से आप बात कर रहे थे कि हम उसको इस तरह से बनाते हैं कि लोग जो है ख्वाबों में उस तरह का तस्वर करते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए। तो क्या क्या आप लोगों ने वहाँ पे जो है किस तरह से आप लोगों ने खूबसूरती की है? मिसाल के तौर पर देखें, जब कोई बंदा अपार्टमेंट बुक करा रहा होता है ना, तो वो ये देख रहा होता है कि यार मेरे अपार्टमेंट से व्यू क्या मिल रहा है, ठीक है, मेरा अपार्टमेंट वेस्ट ओपन है, मैं अगर कोई चीज़ ले रहा हूँ तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, इस बिल्डिंग में लिफ्ट है, इस बिल्डिंग में एमिनिटीज़ हैं, इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, इस बिल्डिंग को लोग कहाँ से देखेंगे, इसमें हवा का रुख है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। कुछ स्पेशलिटीज़, ऐसी स्पेशलिटीज़ होती हैं जैसे हमारे प्रोजेक्ट में कि आप जो है ना, मिसाल के तौर पर मेरी एक बिल्डिंग बन रही है YS रिच अपार्टमेंट, YS मेफर अपार्टमेंट, उसमें 2 पैसेंजर लिफ्ट, एक कार्गो लिफ्ट है, गार्बेज शूट अलग है। अच्छा, उसके अंदर आपका एक ज़बरदस्त किस्म की रूफ बनी हुई है, बिल्कुल पार्क है सामने, पार्क में हमने जो है वो वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है, कुछ झूले लगाए हुए हैं। अब हमारा एलिवेशन ऐसा है कि हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने सिनी गोल्ड दिख रहा है, जो बहरिया के अंदर एक सैनमा बना हुआ है, बहरिया का हेड ऑफिस दिख रहा है, और फ्रंट साइड से, और पूरी आगे पार्किंग है, बैक साइड पे जो है वो पार्क है और 500 यार्ड के विलास हैं। तो हमारी बिल्डिंग दोनों साइड से एक तो ओपन है, और सबसे बड़ी मजे की जो बात है, हमारी जो लोकेशन है ना, मैंने आपको कहा ना कि हम लोकेशन पे कोई चीज बनाते हैं, अच्छा, और आसान किस्तों पे देते हैं, तो लोग हमारे पास अट्रैक्ट होकर इसीलिए आते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल में अपना एक ब्रांड इसीलिए डेवलप कर लिया है कि हमने एक तो लोगों को ऑन टाइम दिया, अच्छी डेवलपमेंट करके दी, अच्छी कंस्ट्रक्शन करके दी, नंबर 3 अच्छी लोकेशन दी।
क्योंकि हम कोई भी चीज़ इस तरह नहीं खरीद लेते हैं, हम खरीदने से पहले उस पर R&D करते हैं। मेरी प्रॉपर R&D टीम है, रिसर्च करती है उसको कि हम यहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं तो इसमें कितने अपार्टमेंट बनेंगे, यहाँ पर कितने लोग आबाद होंगे, यहाँ करीब मस्जिद है या नहीं है, यहाँ करीब पार्क है या नहीं है, यहाँ की हर अपार्टमेंट किस तरीके से कुशादा होगा नहीं होगा, इसके अंदर इन्वायरमेंट सही रहेगा नहीं रहेगा। तो हमारी क्वालिटी एक टीम है, क्वालिटी कंट्रोल टीम है, R&D टीम है, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको कहा ना, हर प्रोफेशनल आदमी को आप जब हायर कर लेते हैं ना, तो आपकी कोई भी चीज़ हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो अच्छी हो जाएगी। तो हमारी ये स्पेशलिटी है कि हम अच्छे लोगों को हायर करके अच्छा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ऑन टाइम डिलीवर करते हैं, आसान किस्तों पे देते हैं। आप ज़रूर बहरिया टाउन आएँ, YS एसोसिएट विजिट करें इंशाल्लाह। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बुशरा कराची से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बुशरा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी ये हेलो जी, मुझे ये मालूम करना था, ये जो साबुन है आप हंस लें या सवाल कर लें प्लीज़। जी जी जी, बुशरा आपका क्या सवाल है, आप सवाल कीजिए। जी जी फरहान साहब। ये मेरा ख्याल है कि मैं उनको जो है वो हंस रही थी, ये सोच रही थी कि मैंने फ्लैट बुक करवा लिया है और मुझे मिल गया, ये इसलिए हंस रही थी। ऐसा नहीं है, आपको आना होगा, हमारे पास आके बुकिंग करवानी होगी, विज़िट करनी होगी। अब ये बुशरा के नाम को मैं याद रखता हूँ, मुझे अभी व्हाट्सएप भी आया है कि आप अपनी सारी डिटेल्स भेजें, शायद ये यही होंगी। हाँ, बुशरा के नाम से है। तो अब ये है कि मैं जो है आपको सिर्फ देखें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्लाइंट अपना माइंड सीधा कर लेना कि मुझे क्या लेना है और मुझे किससे लेना है और मुझे क्या देख के लेना है, तो कभी भी आपको जो है ना किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात देखें निदा, आप कोई चीज़ बना रहे हैं ना, आप उसको जब डेवलप कर रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर ये देखेंगे कि हम जो बेडरूम्स दे रहे हैं क्या वो उसके अंदर हवा का रुख है, वो वेस्ट ओपन है। चीज़ ही होनी चाहिए, क्योंकि अजीब से घुटन सफोकेशन होने जी लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब इंटीरियर डिज़ाइनर से इंटीरियर करवा रहे होते हैं ना घर को, तो हम ये चीज़ों को बहुत देख रहे होते हैं कि किचन है तो किचन में से क्या धुआं निकलने की जगह है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है तो क्या रूम में से हवा आने की वेंटिलेशन है, अच्छा व्यू मिल रहा है, लाउंज है तो लाउंज किस तरीके का है, वॉशरूम्स हैं तो क्या किबला रुख तो नहीं हो रहे कमोड्स। तो इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा होता है। सही। क्योंकि अब ज़ाहिर हम जो है ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो इससे पहले आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने बताया YS, जी जी, YS रिच अपार्टमेंट है, YS मेफेयर अपार्टमेंट है। क्या क्या आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स आने का? जैसे YS रेफल्स अपार्टमेंट, हमारा जो YS रेफल्स पैलेस के नाम से मेन जीना एवेन्यू पे हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये अभी प्री लॉन्चिंग पे है। अभी आप बुक करवाएंगे तो अभी प्री लॉन्चिंग है, इसको हम इंशाल्लाह 25 दिसंबर के बाद जो है वो लॉन्चिंग कर देंगे, क्योंकि उस पर हम फिर एक्सिबिशन करके आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप आएँ ज़रूर, हमारा साइड ऑफिस विजिट करें, बहरिया टाउन कराची में YS टावर में हमारा ऑफिस है, मेरा नंबर भी आ रहा है, और YS एसोसिएट्स को आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल की तरफ से अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसे कुछ डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। प्री लॉन्चिंग प्राइस है। मैं चाहती हूँ आज आप यहाँ पे अनाउंस कर नहीं निदा देखें, इस तरह कोई प्रॉमिस नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हमने जिसको ऑलरेडी दिया हुआ है उनको जिस रेट में दिया है उसी को हम देंगे, उसी रेट में देंगे। हमने किसी भी क्लाइंट को अलग नहीं रखा हुआ कि ये है तो इसको इतना % डिस्काउंट दे दिया, ये आ गया, ये इस तवज्जो से आ गया। मतलब मेरे चैनल की तरफ से कोई जाए मेरा नाम ले तो जाहिर सी बात है जरूर हम उसको अच्छे से अच्छी एडवाइस करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ देंगे। देखें, इस इंडस्ट्री में अगर लोग पैसों की वजह से लालच खा जाते हैं ना, तो वहीं धोखा खाते हैं। सही बात है। जो सस्ता दे देता है वो लोग वक्ती तौर पे तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हम सस्ता लेके आ गए, इससे लेके आ गए, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। सही। तो आप सोच के, समझ के, जांच के, क्योंकि आपने मुझे यहाँ बिठाया है तो सोच के बिठाया है कि कौन बैठा हुआ है। आपकी तवज्जुह से अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो धोखा तो नहीं खा के जाएगा। तो जाहिर बात है आपने कुछ सोच समझ के हमें यहाँ पे बुलाया है, तो इंशाल्लाह मैं आपके चैनल की तवज्जुह से हमारे पास जो भी क्लाइंट आएगा इंशाल्लाह उसको हम अच्छी से अच्छी चीज़ देंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे वो, और उसको इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिट होगा और उसको रहने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने बात की बिल्डर्स के हवाले से कि उनको कितना जो है बिल्डर्स को कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है, और कोरोना के भी हवाले से हमने बात की। अब हम बात करेंगे हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों ने पहचान ही गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ राशिद सरदार साहब की। वो हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, उनसे तालीम के शोबे पर हमने बात की थी। लेकिन आज हम बात करेंगे स्काउट्स के हवाले से कि उनकी स्काउट्स की क्या खिदमात है, उनकी स्काउट्स की टीम जो है कितने लोगों पर मुश्तमिल है, वो कितनी टीम उनके साथ काम कर रही है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा गफ़ार। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। शाहिदा, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी, अपनी वेलफेयर का नाम बताएं। मेरी जो वेलफेयर का नाम है उसका नाम है सेफ सिटीज़न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ पे और एजुकेशन के ऊपर काम करती है। बाकायदा इसका जो है इनिशिएटिव 2017 में लिया गया है। इसका एक आइडिया दिया गया था 2017 में और इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई 2018 में। उसके बाद स्टार्टिंग से मैं इसकी एक मेंबर रही हूँ और 2019 को जो है मैं एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर और डायरेक्टर इस पर काम कर रही हूँ। एजुकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हूँ, जो कि GBBS स्कूल में एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ वॉलंटियरली, और बच्चों को जो है एजुकेट आप लोग कर रहे हैं, बच्चों को जो है फैसिलिटेट कर रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। गुड। कितने टीम मेंबर हैं आपकी टीम में? हमारे जो सेफ सिटीज़न में जो है 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और इसके साथ 150 जो है जनरल मेंबर्स हैं हमारे साथ, सही। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेडिकल के हवाले से भी आप लोगों की कुछ खिदमात हैं? जी, हेल्थ के हवाले से भी हमारी खिदमात अभी चल रही हैं। जैसे कोविड-19 रहा है, उसमें उन्हें हेल्थ के हवाले से फैसिलिटेट करना, क्योंकि वो जो एक एरिया है वो निहायत ही पसमानदा इलाका है। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि ये कोरोना है क्या चीज़। बेसिकली वो इसे बड़ा लाइटली ले रहे थे। तो उस दौरान उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ के हवाले से समझाना, उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करना, चीज़ों को प्रोवाइड करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें फैसिलिटेट करना हमारा एक काम रहा है हेल्थ के ऊपर। गुड। मैं राशिद साहब की तरफ आऊँगी। राशिद साहब, जैसे कि आप तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो है स्काउट्स का भी आप एक टीम है पूरी, तो आप लोग किन किन एरियाज़ में जो है अपनी खिदमात अंजाम देते रहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का और आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने एक बार दोबारा मौका दिया बोलने का और लाइव आने का यानी कि एक मौका दिया है। जी। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ यानी कि एजुकेशन से है और उसी के ऊपर ही मुझे एक एडिशनल चार्ज मिला है डिस्ट्रिक्ट स्काउट ऑर्गेनाइज़र। एज ऑर्गेनाइज़र मैं काम कर रहा हूँ कराची वेस्ट बॉय एसोसिएशन में। सही। तो स्काउट का काम है दूसरों की मदद करना। बिल्कुल। और असल में ये मदद करना उस वक्त यानी कि मैंने सीखा जब मैंने मैट्रिक कर लिया था। आगे के रास्ते बिल्कुल बंद थे। मच्छर कॉलोनी में मेरी रिहाइश थी, वहीं पर ही पैदाइश है। सही। तो आगे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं तय कर लिया था कि आज जिस मुश्किलात का सामना मैं कर रहा हूँ, कल मेरे इस कम से कम इस मच्छर कॉलोनी और मोमदी कॉलोनी वाले इस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि भाई मैं टीचिंग फील्ड को ज्वाइन करूँ। एज अ टीचर मैं वर्क करता गया। सन 2000 से मैं काम कर रहा हूँ। फिर स्काउट के हमारे एक साथी है, उस्ताद है खुर्शीद जाफरी साहब, उनसे मुलाकात हुई। आसिम इकबाल साहब, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने स्काउट के हवाले से बताया। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट में भी स्काउट ही था। सही। तो जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया, एज अ हेड मास्टर वर्क किया, तो एज अ ग्रुप स्काउट लीडर मैंने सबसे पहले काम किया। उसमें मैंने अपने स्कूल के बच्चों को स्काउट में नहीं जोड़ा। सबसे पहले स्टार्टिंग में 16 हमारे पास स्काउट यानी कि निकले स्कूल में से, और 16 करते जब हम कैंप में गए तो 40 बच्चे हमारे साथ यानी कि एज अ स्काउट यानी कि गए। फिर नेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट में बच्चों ने हिस्सा लिया, उसमें यानी कि सिंध में टॉप किया। पाकिस्तान लेवल तक गए, लेकिन वहाँ पर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन बड़ी बात है कि मच्छर कॉलोनी और मोमदी कॉलोनी के बच्चे, स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, वो सिंध से क्वालिफाई करके, जिसमें यानी कि कराची के तमाम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वो पाकिस्तान लेवल पे यानी कि गए। फिर सांसू ममालिक का यानी कि जमहूरी हुआ था खैरपुर मीरस में। तो उसके अंदर उसमें भी पूरे पाकिस्तान को फर्स्ट पोजीशन लाने वाले हमारे कराची के बच्चे यानी कि बेगम हाजरा महमूद अली स्कूल के बच्चे थे। सही। और बस उसी से यानी कि जब मैंने मैट्रिक के बाद यानी कि आगे एजुकेशन के वक्त कोई गाइडेंस एक एज अ गाइडर टीचर मुझे नहीं मिला, तो उस वक्त तय कर लिया था मैं दूसरों की मदद ज़रूर करूँगा। और स्काउट का काम है दूसरों की मदद करना। बिल्कुल।
और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि हम करते जा रहे हैं मदद। और इसके साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशॉप वगैरह भी बच्चों को करवा रहे हैं। जैसे कि मच्छर कॉलोनी में अगर आज से आप 5-6 साल पहले जाए तो जगह जगह पे कचरा आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, जी। लेकिन वही स्काउट को और स्टूडेंट्स को हमने इकट्ठे किए, एज ए यूनिफॉर्म वर्दियाँ पहनाया, उनको स्कार्फ अच्छा। पहनाया, और अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत तरीके हमने खुद वो कचरे उठाए, अवेयरनेस यानी कि फैलाया कि भाई नहीं कि आपने नहीं कि कचरा नहीं करना, अपनी जगह को साफ, अपने घर को और माहौल बिल्कुल को आपने बिल्कुल, साफ जैसे कि सुथरा हमारे इस्लाम में भी सफाई नफ्स रखना। ईमान सफाई है। नफ्स ईमान। अच्छा, स्काउट के अंदर आप देख लें, उसको स्टार्ट तो यानी कि एक नॉन मुस्लिम ने किया था, लेकिन सारी तालीमात यानी कि कुरानी और दीनी तालीमात हैं वाह, कि आपने दूसरों की मदद करना है, दूसरों का ख्याल रखना है। बिल्कुल। और फिर आज अगर आप मच्छर कॉलोनी में जाके देखें, मुकम्मल तौर पर तो यानी कि साफ़ नहीं हुआ, लेकिन आपको जगह जगह पे बहुत हद तक कचरा साफ नजर हो नहीं चुका है। आएगा। बिल्कुल। राशिद साहब ये बताएं, बेगम हाजरा की तारीख क्या है? बेसिकली बेगम हाजरा जो थी वो तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन रह चुकी है। ओके। और जब तहरीक पाकिस्तान यानी कि चला तो उस वक्त उनका अहम किरदार रहा। नोबल एक न्यूज़पेपर था, उनके ज़रिए ख़ास तौर पर यानी कि पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब के हवाले से उजागर करना, मुसलमानों के हवाले से बताना। और फिर जो महमूद अली साहब थे वो कायद-ए-आज़म के करीब तरीन साथियों में से थे। जो आसाम रेफरेंडम जो पाकिस्तान बनने से पहले, जो पाकिस्तान बनने के बाद जो करवाया था, वो महमूद अली साहब ने ही करवाया था। सही। महमूद अली साहब पाकिस्तान के तायत वज़ीर रह चुके हैं। सन 2006 में उनका इंतकाल हुआ है। 17 नवंबर सन 2006 में उनका इंतकाल हुआ महमूद अली साहब का। तो वो कायद-ए-आज़म के करीब तरीन साथियों में से थे। और इसके अलावा वो ज़रई सियासतदान के नाम से यानी कि जाने पहचाने जाते थे। 1950 में वो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे पाकिस्तान को। मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि आज जो इस वक्त बांग्लादेश है, वहाँ से जागीरदाना निज़ाम उन्होंने ख़त्म करवा दिया था। सही। और उसमें बड़े कामयाब रहे और ख़ुद एक बहुत बड़े ज़मींदार थे। और उन्होंने अपने जो जगह ज़मीन जो है उसे गवर्नमेंट को वफ़ कर दिया और गरीबों को और हारियों को तकसीम कर दिए। एक मिसाल उन्होंने कायम की है। तो उन्हीं के नाम से उनके मिसेस के नाम से यानी कि बेगम हाजरा स्कूल है। बेगम हाजरा महमूद अली के नाम से स्कूल रखा है। बेगम साहिबा का इंतकाल 1992 में हुआ, तो 1994 में इस स्कूल का बुनियाद रखा गया। तो असल में महमूद अली साहब हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं और बेगम साहिबा को हम नानी बोलते थे। और अच्छा अच्छा, सही। वैसे वालिद साहब को महमूद अली साहब अक्सर यानी कि जमई का एक लफ्ज़ है वो के यानी कि पुकारा करते थे। तो बेसिकली उनसे हमारा यानी कि कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन एक दिल का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता है। शाहिदा, आप बताएं, सोशल मीडिया को आप किस तरह चला रही हैं, किस तरह आप लोग जो अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जब मैं उस इलाके में से मेरा ताल्लुक़ बहुत पहले से रहा है, मेरा वहाँ आना जाना रहता था उस इलाके में। मैं वहाँ के लोगों को देखती थी, माहौल को मैं जब देखती मच्छर थी, कॉलोनी बिल्कुल ऑब्ज़र्व करती थी कि ये शायद बहुत बैकवर्ड रह चुके हैं अभी। वहाँ के बच्चे बहुत बैकवर्ड रह चुके हैं अभी भी, क्योंकि तालीम सबका हक है। बिल्कुल। और अगर इंसान में तालीम होगी, शऊर होगी, वो अपने मसले का हल खुद निकाल सकते हैं, वो खुद कर सकते हैं, वो खुद किसी और पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो यही मामला था कि मैं टोटली एक अलग ही फील्ड से हूँ, उसके बावजूद भी मैंने भाई से मशवरा किया, एजुकेशन की तरफ आई और कुछ मंथ से जो है मैं वहाँ बाकायदा बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बेसिकली ये है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। उनसे पर्सनली एक इंटरेक्शन रख रही हूँ ताकि उन्हें मैं बता सकूं। अच्छा, इसके अलावा शाहिदा के हवाले से एक बात बता चलूँ। शाहिदा बेसिकली MS कर रही है बेनज़ीर यूनिवर्सिटी से, अच्छा, BBA कर माशाल्लाह। चुकी है। HBL बैंक में जॉब कर रही थी। जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टाफ हमारे पास है नहीं, शाहिदा को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला कि सिस्टर आपने स्कूल में आना है, बच्चों को नहीं कि ऐसा वॉलंटियरली जब आपको सैटरडे को टाइम मिलता है आप आ जाया करें। उसने बोला भाई मैं सैटरडे को फुल टाइम आ जाती हूँ। तो अच्छा, HBL बैंक जब इन्होंने छोड़ा तो बैंक वालों ने उनको कहा कि हम आपकी सैलरी डबल कर देना, आप जॉब ना छोड़ें। अच्छा। मैंने कहा कि जॉब कर लो, कोई मसला नहीं है, हम जितने सैलरी लेते हैं वो सैलरी आधा देते हैं, हम कोई टीचर रख लेते। मुझे शौक है और मैं थोड़ा सा नहीं कि बच्चों को चेंज करना चाह रही, क्वालिटी ऑफ कुछ एजुकेशन खिदमत उनके लिए भी सर अंजाम देना ज़रूरी है, क्योंकि
उन्हें देख के बड़ा एक अफसोस होता है बिल्कुल, कि ये हमारे मुल्क का असासा है, ये असासा हमारे है, बिल्कुल। आगे अब जो आने जो- वाली जो हमारी जो नस्ल है उसी ने ही हमारा मुल्क बिल्कुल। संभालना और है। वो बच्चे अभी इस कदर बैकवर्ड रह चुके हैं, तो बिल्कुल। एक बहुत अफसोस होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम उस इन्वायरमेंट से निकल आए हैं, हम अगर आज इस मुकाम पर है, तो बिल्कुल हमारे बच्चे भी निकल सकते हैं। बस उन्हें एक बिल्कुल। रास्ता दिखाना है, तो रास्ता दिखाने के लिए हम इस राह पे आ गए। बहुत अच्छी बात है। तालीम के लिए जिस तरह से आपने कहा कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा सकता, समझाया जा सकता, तो आप किस तरह से उनको समझाती हैं, क्या करती हैं कि उनको समझ आए उस तरह? उनके सामने ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, उनके सामने एज ए रोल मॉडल खड़े हो जाओ कि देखें मैं भी आप में से ही हूँ, आप लोगों के बीच से ही निकली हूँ। अगर मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ, अगर मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, तो बेशक ये आपका भी राइट है और आप भी इस चीज़ों को समझ सकती हैं, आप भी इन चीज़ों को कर सकती है, अचीव कर सकती है। आप ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकती, ये तो कोई अलग ही चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको बस थोड़ी सी जो ज़रूरत है वो है कि आपको तालीम की तरफ आना है, अपने आपको अपनी तालीम कंटिन्यू रखनी है, छोड़नी नहीं है, फिर इंशाल्लाह चेंज खुद ब खुद आप में भी आएगा। गुड। जिस जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते उनके लिए क्या इकदाम हैं? जी बिल्कुल, ये है कि वहाँ जो वो एरिया आपको पता है, वहाँ के पेरेंट्स भी ज़्यादा कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, ऑनलाइन क्लासेस का उन्हें ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, तो उनके लिए हमने ये किया है कि हम वहाँ अवेलेबल होते हैं, टीचर्स हमारे वहाँ मौजूद होते हैं, तो वो पेरेंट्स आ जाते हैं फिज़िकली हमारे पास, हम उन्हें काम दे देते हैं, उन्हें समझा देते हैं, वो अपने बच्चों को करवा देते हैं वो काम। इस हिसाब से बच्चों की तालीम रुकती नहीं है, जो कि रुकनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छी हम बात है। वहाँ और रुकने स्टाफ मौजूद बिल्कुल होता नहीं है चाहिए, हमारा, क्योंकि बिल्कुल। वाकई तालीम है तो शऊर है, तालीम है तो सब कुछ है, तालीम है तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। बिल्कुल। राशिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आपने बताया कि आपका स्काउट वगैरह भी आप लोग एक पूरी टीम है, तो आप लोग किन किन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं? अपना पार्ट आप लोगों का किन किन चीज़ों में अभी तक रहा है? स्काउट के हवाले से तो जैसे कि स्पीच कॉन्टेस्ट हो गया, दूसरा यानी कि हाइकिंग वगैरह हो गया या कैंपिंग हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम वगैरह, वर्कशॉप वगैरह करवाते हैं। सफाई सुथराई के हवाले से ख़ास तौर पर भी यानी कि सिस्टम चल रहा है ये प्लास्टिक के हवाले से, वो बाकायदा यानी कि मैसेंजर ऑफ पीस का यानी कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ग्रोथ ऑफ स्काउटिंग, मतलब कि स्काउट को यानी कि किस तरीके से यानी कि बनाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। जब हम छोटे थे तो उस वक्त स्काउट का एक चल सिस्टम चल रहा होता था, और अब अगर देख लें कराची के अंदर चंद, बल्कि सिंध के अंदर चंद डिस्ट्रिक्ट है जो स्काउट में एक्टिव है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एक्टिव है, साउथ कभी कभार यानी कि नज़र साउथ वाले भी एक्टिव है, अच्छा। क्योंकि हमारे एरिया के बिल्कुल टक्कर में है। सेंट्रल वाले भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जब कराची पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा यानी कि वर्क करने वाले हम थे। अच्छा, तकी साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी थे हमारे, ओके। तारिक तकी साहब थे उनका नाम। वो फिर उसके बाद यानी कि खुर्शीद जाफरी साहब हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के यानी कि सेक्रेटरी हैं, और सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन में एज आ ट्रेनर वो ट्रेनर है, और वर्कशॉप वगैरह मुख्तलिफ यानी कि करवाते भी हैं। तो बेसिकली हम खुद भी यानी कि लर्निंग के स्टेज में हैं, और यानी कि वो अवेयरनेस यानी कि दे भी रहे हैं। ग्रोथ ऑफ स्काउटिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके। और राशिद साहब के बारे में आप लोग को मैं ये बताती चलूँ, राशिद साहब और शाहिदा, क्योंकि दोनों जो है एक ही प्रोफेशन से इनका ताल्लुक़ है, और दोनों जो है एक दूसरे के बहन भाई भी हैं, तो दोनों ही की जो खिदमत ऐसी हैं कि ये गली मोहल्ले में जो बच्चे घूम रहे होते हैं, जिनको तालीम का कोई शऊर नहीं होता, उनको ये पकड़ते हैं, उनको लेकर आते हैं, उनको पूरी उनकी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको तालीम दिलाने की जो है कोशिशों में लगे रहते हैं। और बाकायदा उन्होंने काफ़ी ऐसे बच्चों को जो है आज जो इनके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो है उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, उनको जो है अब इनकी जो टीम में जो स्काउट्स हैं उनको भी ये अपने साथ इन्होंने रखा हुआ है कि अच्छी बेहतरी की तरफ जाए, जो क्योंकि जो हमारे नौजवान जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे मुल्क का असास है। ऐसे ही है जी बिल्कुल, चाहे वो रबी अव्वल हो, 12 रबी अव्वल हो, मरदमशुमारी हो, या कोई फ्लड वगैरह हो, तो हमारे स्काउट हर दम यानी कि आपको सामने यानी कि मिलेंगे। बिल्कुल और जी। इसके अलावा यानी कि हमारे आपने देखा होगा कि जितने भी यानी कि कुदरती आफात वगैरह है, सबसे यानी कि आगे और सबसे पहले स्काउट ही आपको मिलेंगे। गुड। किस तरह से आप लोग अपने बच्चों को और अपने स्काउट्स को जो है तालीम देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं? बेसिकली स्काउट्स जो जितने हमारे पास स्काउट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, सही। तो हम जो लर्निंग जो टाइम है, स्टडी का जो उनका टाइम है, वो हम डिस्टर्ब नहीं करते। उससे हटकर
जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे कि हम कोशिश करते हैं जो कैंप अगर हम कभी अगर 3 डेज़ का रखें तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मतलब कि उसमें पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। फ्राइडे के दिन उन्होंने क्लास ले लिया, उसके इवनिंग को सेकंड टाइम हमने नहीं किया, अपने कैंप में बुलवा लिया उनको। तो 3 दिन का उनके वर्कशॉप, ट्रेनिंग वगैरह और कैंपिंग वगैरह भी हो जाता है और इस तरीके से उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। सही। शाहिदा, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और जो है मैं राशिद साहब आपसे मैं चाहूँगी एक एक करके आपको हमारी जो है हमारी नई नस्ल को, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कोई मैसेज दें। पहले भाई दे दे। जी, आप देखें, हमें ये सिखाया जाता है कि भूखों को खाना खिलाए। अक्सर यानी कि लोग कहते हैं राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया ना तो वो हमें रिस्क यानी कि अता करेगा। बिल्कुल उसको किसी काम के काबिल बनाए, ये नहीं कि उसको उठा के राशन दे दिए, उसको कम से कम तालीम दे, उसको हुनर दे, काम के काबिल बनाए कि वो खुद कमाए और वो लेके खुद खाए और अपने फैमिली को के साथ लेके चलें। बस ये मैसेज दूंगा कि जी मैं ये मैसेज यानी कि दूंगा कि कम से कम जो है, जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, उनको काम के काबिल बनाए। अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो उनको काबिल इतना बनाए कि वो अपने साथ साथ यानी कि अपनी फैमिली का यानी कि गुजर बसर कर सकें, उनका सिस्टम चला सकें। शायद आप क्या कहेंगी? और मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि तालीम लाजमी हासिल करें, ज़रूर इस चीज़ को लेकर चले, इसे छोड़े नहीं। अगर आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कहते हैं हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स की, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही अच्छी तालीम आपको फ़राहम की जाए। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी ऐसे हैं जो आपको अच्छी तालीम जो है फ़राहम करती है। जैसे बेगम हाजरा जो हमारा स्कूल है, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट का स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल है। लोगों का एक परसेप्शन है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी, उर्दू मीडियम है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, जिसे मैं ख़ुद बाकायदा लेके चलती हूँ। वहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल पे जो है स्पीच कॉन्टेस्ट पे कम्पीट भी करते हैं। अच्छा, जी, माशाल्लाह। तो तालीम को अपने लेकर चलें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स का रुख लाजमी करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शाहिदा, आपका राशिद साहब आपका मेरे प्रोग्राम में आए। आपने देखा कि ये एक बहुत कम उम्री में जो है इन्होंने किस तरह से हमारी नई नस्ल को, हमारी यूथ को, हमारे जो है बल्कि जो असासा है हमारे बच्चे, उनको ये जो है तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है और ममालिक के की तरह जो शाना बशाना जो है चलने की जो है इनको जो है तरबियत दे रहे हैं कि हम लोग किसी से कम नहीं है, हम लोग भी जो है तालीम में सबसे आगे हैं। इसी तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारी जितनी भी जो व्यूवर्स हैं वो भी इसी तरह, आप देखिए इनकी उम्रें देखें, कितनी कम उम्र में ये लोग जो है इन्होंने ये भी बहुत बड़ा जो है ये किरदार है इनका कि किस तरह से बच्चों को जो है एजुकेट कर रहे हैं। और जो है आज का प्रोग्राम जिस तरह से आपने देखा कि हमने बात की, हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया खूबसूरत नाच से और फिर हमने बात की बिल्डर्स के हवाले से, क्योंकि बिल्डर्स जो अक्सर धोखा देके जो है हमारी मासूम आवाम को जो है किस तरह से ट्रैप करते हैं और उनका पैसा लेके जो है और बाहर के ममालिक चले जाते हैं। कई तरह के केसेस आपके सामने आए, खड़ी खड़ी बिल्डिंगें जो है वो गिर जाती हैं, कई जानी नुकसान हो जाते हैं। इसी तरह से हमने बात की आज तालीम के शोबे पे भी कि जिस तरह से राशिद साहब और शाहिदा ने कहा कि जो है तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप बेशक सबकी मदद करें लेकिन उसको एक हुनर ज़रूर दें, क्योंकि हुनर जो है ना वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा और वो आपकी जो है काम आएगा, चाहे आप बुज़ुर्ग हो चाहे आप जवान हो। आपका हुनर कभी कोई छीन नहीं सकता, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो मिट नहीं सकता। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। हाँ, आप लोग फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है और जो है आप लोग के फीडबैक से मुझे भी हौसला होता है, मुझे पता चलता है कि अब मेरे जो नाज़रीन हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, उनको जो है मेरा शो किस तरह का लगा, अच्छा लगा। और जो है टॉपिक भी आप लोग हमें बताएगा, जिस तरह से आपको हर प्रोग्राम में जो है आपसे मैं कहती हूँ, मोती वाला का शो जो हमने किया था उसके लिए मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मौसूल हुए, बहुत जो है लोगों ने उसे लाइक किया और यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ जो गिफ्ट जो हमारे जो जिन्होंने हमें कॉल्स की थी, मैसेजेस किए थे, उन तक पहुँच चुके होंगे, क्योंकि मोती वाला साहब ने जिस तरह से आपको कहा था स्क्रीनशॉट्स ले आप लोग जो है उनकी शॉप पर जाए, दोहा ज्वेलर्स जो बोरी बाज़ार है उस पर भी। तो मैं आप सब लोग का फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मेरे शो को जो है पसंद करते हैं। और इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। जुम्मे का दिन है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ जो है ब्रेक से पहले मौजूद थी शाहिदा राशिद और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सरदार राशिद साहब। जिस तरह से हम जो है गुफ्तगू हम करें एजुकेशन के ऊपर, अब हम बात करेंगे हमारे साथ जो नई गेस्ट हमारे साथ मौजूद है आयशा राशिद। इनकी भी बहुत खिदमात रही हैं, टीचर हैं, ज़ाहिर है टीचर का एक मुकाम होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, माँ बाप से बढ़कर जो है हमारे इस्लाम में जो है उस्ताद का जो है एहतराम किया जाता है, एक उसका रुतबा है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आई। आयशा साहिबा, आपकी किस तरह की खिदमत है अपने स्कूल में? मैं स्कूल में एक सिंधी टीचर हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई सिंधी टीचर नहीं है। इस वजह से मैं वहाँ पे बच्चों को 6 से लेके 8 तक सिंधी पढ़ाती हूँ। अभी 9 मैट्रिक में तो सिंधी नहीं है इस साल, तो 6 से लेके 7 8 तक। अच्छा 6, आपने सॉरी कौन कौन सी क्लासेस का जिक्र किया आपने? 6 7 8 6 7 8। जी। तो जो है सिंधी आपके लिए बच्चे जो है वो इजीली समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो आजकल के जो बच्चे हैं उनको सही से उर्दू समझ नहीं आती है, नहीं। तो सिंधी समझ हाँ जाते जी, हैं। ये आपकी बात सही है। दरअसल मैं सिंधी ऐसे पढ़ाती हूँ कि बच्चों को आसान उर्दू में बताती हूँ। बच्चे वहाँ पे अक्सर बंगाली और पठान हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से मैं ज़रा जो है बच्चों को थोड़ा ज़्यादा आसान तरीके से समझा देती हूँ। पहले ट्रांसलेशन सिंधी- के साथ आप हाँ जी, बताते बिल्कुल, होंगी। इसी तरह खुद भी सिंधी स्पीकिंग है। मैं सिंधी हूँ ओके, खुद, तो सही। इसलिए मेरे लिए ज़्यादा आसान है अच्छा, हम बच्चों को नाज़रीन आपको पढ़ाना। ये बताएं, हमारे साथ जो आयशा मौजूद है वो मिसेस राशिद है, और जो है ये माशाल्लाह इनका जो ताल्लुक़ है बंगाली कम्युनिटी से है, और ये सिंधी स्पीकिंग है। तो लोग जो है जिस तरह से कहा जाता है कि जोड़े आसमान पे बनते हैं, तो आप लोगों ने कभी एक बिल्कुल अलग सा जोड़ा है माशाल्लाह, ये बंगाली और वो सिंधी स्पीकिंग। तो जो है आप लोगों की लव मैरिज है, हम मज़े की भी तो बातें करें ना, एजुकेशन पे तो हमने बात कर ही ली। लव मैरिज नहीं है, हमने तो बस रिश्ता मांगा था, पहले इनकार किया, फिर दोबारा भाई को भेजा। अच्छा। भाई की बात इनकी समझ में आ गई मेरे ससुर को। अच्छा तो किस तरह से रिश्ता मांगा था? मतलब आपकी तरफ से लव था, इनकी तरफ से लव था, या अरेंज था कुछ? असल में इनके वालिद साहब से अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी थी, ओके, तो मुझे वो जानते थे, जिस वजह से उन्होंने इनकार नहीं किया। सही सही बोल, तो उन्होंने सोचा होगा एक अच्छा बंदा है, हैंडसम है, एजुकेटेड है और बच्चों को तालीम देते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरह से वेलफेयर चला रहे हैं, सबसे एक ये बहुत अच्छा काम है, खिदमत खल्क करना, तो फलाई काम करना। तो जिस तरह से इनका जो आपका जो काम है वो तो आपके सारे काम से इम्प्रेस हो गए होंगे यकीन, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो जो है आपको आयशा में अच्छी बात क्या लगती है सबसे अच्छी? बस मैंने तो अपने ससुर को देख के शादी कर लिया था। तो सर को क्यों देख के, मतलब बेगम की तारीफ नहीं करनी, ये मुझे समझ नहीं आती है। जो शौहर हजरात होते हैं ना, वो बेगमात की तारीफ करते हुए जो ना वो बड़ी ही कंजूसी करते हैं, ऐसा नहीं, क्यों होता है? असल में- आज मुझे बताएं आपने, मैंने सुनना है। नहीं, वो जैसे नहीं कि मैं हूँ, वो भी दूसरों की नहीं खिदमत कर रहे होते हैं, हर काम में नहीं कि आगे शाना बचाना। बेसिकली वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर किसी को जॉब की ज़रूरत पड़े, अगर जॉब ना भी वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और जॉब उनको कोशिश करते हैं कि प्राइवेट जॉब वो दिलवा भी दें। सही। अगर किसी के ख़ास तौर पर ये है कि बरादरी के अंदर अगर शादी ब्याह के जो मामला थे, वो उन्होंने ही मतलब कि पंजाबी से बंगाली, बंगाली से सिंधी, पंजाबी मिक्स करके वो खुद शादी वगैरह करवा रहे भी होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। बेसिकली मैं खुद उस्ताद हूँ। अगर आप मच्छर कॉलोनी, मोहम्मदी कॉलोनी में अगर निकाना में उठाएंगे ना, तो 50% निकाना में तो मेरा एज अ गवाह या एज अ वकील साइन मेरे मिलेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, आपने तो बात गोल कर दी। हमने कहा अपनी बेगम की तारीफ करें, आप तो जो है अपनी वकालत में चले गए। बताएं मुझे, आपको आयशा में सबसे अच्छी बात क्या लगी थी? क्योंकि आप ये देखेंगे किस तरह सूरह से निसा जो में है वाक़या आयशा है। जो है अपने शौहर के, अपने हस्बैंड के शाना बशाना खड़ी हैं, उनके काम को जो है किस तरह से वो लेके चल रही हैं। बस- उसी तरह उनकी जो सिस्टर थी शाहिदा, जो हमारे साथ मौजूद थी अभी एक इस सेगमेंट से पहले, वो भी किस तरह से अपनी जो है भाई के शाना बशाना खड़ी हुई। लोग कहते हैं कि आज के दौर में जो है मर्द ही जो है वो औरत का जो को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ आज के दौर में जो हमारी ख़वातीन है ना, जो हमारी ये प्रोग्राम मेरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ख़वातीन की जो तारीफ़ कर रही हूँ इसमें, जो हमारी ख़वातीन है ना, वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी है। और आप किसी कमर्शियल को देख लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, वहाँ पे औरत के बगैर जो है मर्द नामुकम्मल है, मुझे ऐसा लगता है। जी, मैं सूरह निसा में नहीं कि आयत सूरह निसा में मौजूद है, अच्छे मर्दों के लिए अच्छे औरत और अच्छे औरतों के लिए अच्छे मर्द। बेशक, तो मतलब कि जैसे आप होंगे आपको हम सफ़र वैसा मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल। बताइए, ये तो तारीफ करने में मुझे लगता है बहुत ही कंजूस है। आयशा, आप बताएं कि
किन इलाकों में जो है बच्चों को तालीम दे रही हैं? मैं पहले फेलोशिप फाउंडेशन है उसमें पढ़ाती थी पहले बच्चों को एज अ वॉलंटियरली, और उसके बाद अभी मैं इनके साथ हूँ स्कूल में, इनके साथ पढ़ाती हूँ। सही। हाँ जी। तो वही आप सिंधी जो है हाँ जी, पढ़ा रही सिंधी हैं। पढ़ा रही हूँ और बच्चों को पहले साइंस भी पढ़ा रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ज़्यादा सिंधी पे फोकस करना चाहिए ताकि बच्चों को वो भी आनी चाहिए, वो हमारे एक हिस्सा है सब्जेक्ट का। तो उस बिल्कुल हिसाब ज़ाहिर है, हम से सिंध में रहते हैं, हाँ जी। हमें जिस तरह से हम उर्दू बोलते हैं, सॉरी, उसी तरह से हमें सिंधी भी आनी चाहिए। उर्दू हमारी मदर टंग है, लेकिन सिंध में हम रहते हैं तो हमारी सिंधी भी हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह से वो है जी, कि हमें बिल्कुल। सीखनी चाहिए। और जो है लॉकडाउन लगने से जो है कितने बच्चे आपको लगता है कि तालीम से मुतासिर हो रहे हैं? काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो उसमें फ़र्क तो काफ़ी पड़ गया है। अब यह है कि तकरीबन जो है 20% ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% यानी कि तलबा और तलबात नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो वो बच्चे डेली बेसिस पे यानी कि टीचर्स हमारे अवेलेबल होते हैं सुबह 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक। वालदेन असाइनमेंट जो मुकम्मल करके आते हैं या बच्चे आ जाते हैं, उनको हैंड टू हैंड इनके काम देके उनको फारिग कर रहे हैं। बाकी जो व्हाट्सएप जिनके पास है या माइक्रोसॉफ्ट है, उनके लिए तो किसी किस्म का कोई मसाइल नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप के आप ये देखें ना, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का इंटरनेट जो है, अगर इंटरनेट सर्विस जो है वो अगर मुअत्तल हो जाए, उसके बायस जो है बच्चों को फिर भी तो नुकसान फेस करना पड़ा है ना तालीम का, क्योंकि उसमें- क्लासेस जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता है नहीं स्कूल खोल रहे हैं, और जो है इस तरह से नहीं उनको बिठा सकते। अभी हम क्लासेस नहीं दे सकते ना बच्चों को बुला के, हम उनको ऑनलाइन क्लासेस में, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हम जा रहे हैं, बच्चों को हम जो है ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद जिस तरह से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते व्हाट्सएप, और अगर मुअत्तल हो जाए इंटरनेट सर्विस, तो फिर किस तरह से फिजिकली वो पेरेंट्स और बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। ओके। हाँ, उनको अलाउ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक वो आ सकते हैं, वो काम वगैरह लेके उसी वक्त चले जाते हैं। और जैसे कि अब कोई बच्चे किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो, कुछ करना हो, वो वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं या टेक्स्ट करके मैसेज छोड़ देते हैं। और बच्चों से हम कहते हैं कि भाई हमें कॉल ना किया करें, आप टेक्स्ट में या वॉइस में छोड़ दिया करें। जैसे टीचर अगर 24 घंटे में किसी वक्त भी फारिग होता है तो वो उसका रिप्लाई कर देता है। सही। और फिजिकली तौर पे तो यानी कि जितने भी असाज़ा कराम हैं वो हमारे 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक स्कूल में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, बेसिकली मेरे स्कूल में वॉलंटियर्स ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें 6 टीचर मिले हैं, जिसमें यानी कि मेरी मिसेस आयशा है, मेरी सिस्टर शायदा है, सर नबी आलम साहब है। वो डेली आते हैं 1 घंटे के लिए, वो केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके वो चले जाते हैं। सही। उन्होंने एमएससी किया हुआ केमिस्ट्री में। इसके अलावा हमारे पास यानी कि अस्मा यानी कि हनीफ है, वो भी आती है एज अ वॉलंटियर, हमारे साथ वर्क कर रही है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर वो गवर्नमेंट का है, जिसमें नबी आलम सर, मेरी मिसेस आयशा और शायदा वो काम कर रही है। एक टीचर हमने रखा है जो हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उसका सारा क्रेडिट जो है वो शायदा को जाता है, सैलरी वो खुद पे करती है। ओके ओके, सही। मतलब ये 4 टीचर जो है ये वॉलंटियर हैं। बिल्कुल। और उसी स्कूल में दोपहर सेकंड शिफ्ट में जो सेफ सिटीज़न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये चला रही है शायदा, और डायरेक्टर खुद भी है। गुड। उसमें गवर्नमेंट के कोई स्कूल, गवर्नमेंट के लिए कोई स्टाफ नहीं है। शाही नंबर 2 है, GBPS शाही नंबर 2। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सरदार साहब, आप आए। आयशा साहिबा, मैं आपसे चाहूँगी कि आपके मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहिए हमारी नई नस्ल के लिए, हमारे अवाम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप तालीम देती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, आपके अपने भी बच्चे हैं वो सब, तो उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगी? मेरा बच्चों को ये मशवरा है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, जैसे माशाल्लाह उनके प्रिंसिपल साहब हैं बिल्कुल वैसे ही बने। और मैं भी इनसे इंस्पायर होकर मैं इनके साथ रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ सब बच्चे आगे बढ़ें और सब बच्चे वैसे ही पढ़े लिखे हों कि सब बच्चे नज़र आए ये पढ़ के आए हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे आयशा और जो है राशिद सरदार हमारे साथ मौजूद थे, और जो है इसी तरह हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।